हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। ये मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे कैसे डेवलप करता है बॉडी में और कैसे कैसे इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, क्या क्या इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके बाद में कैसे कैसे इसकी सर्जरी होती है और क्या क्या इसके उपचार हैं। ठीक है, इस पे काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से आशा यही है कि आज का ये मेरा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिससे आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जिससे आप लोगों से यही अपेक्षा है। तो सबसे पहले ब्रेन एक ऐसा अंग है बॉडी का जो सारे बॉडी में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनका नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका सारा रिमोट उसको आप मान सकते हो बॉडी का। सारी चीज़ों को वो रिमोट करता है, कंट्रोल करता है, कैसे कैसे क्या नियमन करना है, कैसे कैसे आपके बॉडी फंक्शन को मतलब करना है या क्या चीज़ें करनी है, नियमन जिनकी प्रकार रेगुलेशन, ये ब्रेन का ही काम होता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्या कारण होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। ब्रेन ट्यूमर का वास्तविक कारण अभी तक अज्ञात ही है, अभी तक पता नहीं चल पाया है किस वजह से होता है, लेकिन बहुत सारे अध्ययनों से ये पता चलता है कि ये कभी कभी जेनेटिक भी होता है। ठीक है, जेनेटिक होता है, फादर मदर को जिनको है, अगर वो सारी चीज़ें जीन के माध्यम से उनके बच्चों में भी डेवलप हो सकती हैं। तो ऐसा बहुत सारे अध्ययनों में पता चला है। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं आपको इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है लक्षण है आपको सीवियर हेडेक होगा और वोमिटिंग होगी, नाजिया होगा। वोमिटिंग बहुत सारी चीज़ों का मतलब वोमिटिंग होती है, सर दर्द के साथ वोमिटिंग इसका मेन कारण है। और उसके साथ साथ कभी अभी आपको दृष्टि दोष यानी कि देखने में भी तकलीफ़ें होने लगती हैं, कभी कभी लॉस ऑफ विजन हो जाता है, कभी कभी मतलब एम्ब्लायोपिया, डिप्लोपिया, ये सारी चीज़ें, ये विजन के जितने दोष हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो ऐसे सारी चीज़ें, इसमें ये घातक कैंसर है, इसमें अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो इसमें रोगी के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनका वो मतलब मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हायर मॉर्टेलिटी रेट इसमें है। जिस पेशेंट को हो जाता है उनकी मृत्यु मतलब हो ही जाती है आमतौर पे देखा जाए तो, या उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो पेशेंट डेथ की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे आपके बॉडी में उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके क्या लक्षण मिलते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, अगर उसके साथ साथ में सर दर्द है तो उनके मतलब हाव भाव में परिवर्तन होने लगेगा, उनकी मानसिकता में परिवर्तन होने लगेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आने लगती है, एकदम पेशेंट लेजी रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इसमें कभी कभी इपिलेप्टिक अटैक्स भी आते हैं ड्यूरिंग हेडेक्स। अगर सर दर्द के साथ में किसी को इपिलेप्सी या मिर्गी जैसे कंडीशन डेवलप होने लगती है या हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में ब्रेन ट्यूमर का भी एक प्रभावी अहम रोल रहता है कि हाँ, मतलब उसमें आता है सिर चकराना, बहुत ज़्यादा मतलब उनको चक्कर आना, सिर चकराना, सर दर्द करना। तो ये सारे उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं और बहुत सारे इसके मतलब लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके एक्सपोजर में हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इस पे चर्चा करते हैं, आइए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड इन्वेस्टिगेशन ब्रेन ट्यूमर का होता है। और कभी कभी स्कल का, कभी कभी क्या मोस्टली स्कल का एक्सरे ही किया जाता है, जिससे ये पता चलता है। अब इसमें कैसे स्कल का एक्सरे किया जाता है, उसके क्या बोला जाता है, उसमें सबसे पहले ब्रेन में हवा हवा को इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद में एक्सरे का परीक्षण किया जाता है, जिसे न्यूमोवेंटिकुलोग्राफी कहते हैं। जिसका क्या क्या नाम है, न्यूमोवेंटिकुलोग्राफी, व्हिच इज़ द मतलब आपका ये परीक्षण होता है, ये इन्वेस्टिगेशन होता है, ये ब्रेन ट्यूमर को पता करने का एक तरीका है जिसको न्यूमोवेंटिकुलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन है ईईजी। दूसरा पर्टिकुलर पार्ट की बायोप्सी की जाती है, जहाँ भी ब्रेन ट्यूमर है उसको आप स्कल को खोल के वहाँ के पार्ट्स को, बोन को हटा के, स्कल को मतलब खोल के, उसके बाद में वहाँ के पार्ट को निकाल के फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिसको मतलब क्रेनियोटॉमी, उसका एक नाम है क्रेनियोटॉमी, जिसको मतलब मस्तिष्क का विच्छेदन किया जाता है, शल्य क्रिया करके वहाँ के पार्ट को हटाया जाता है जिस पार्ट पे रहता है। फिर उसके बाद में वहाँ के मांस को या टुकड़े को निकाल के उसके बाद उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिससे ये डिटेक्ट हो सके कि हाँ, ये ब्रेन ट्यूमर ही है।
ठीक है। अब इसमें बहुत सारे केसेस में सर्जरी की जाती है। सर्जरी को, इस क्रिया को मतलब क्रेनियोटॉमी, पहले मैंने बता दिया आपको कि क्रेनियोटॉमी ही बोला जाता है। अब वो खोपड़ी के उस भाग में जहाँ मतलब ब्रेन ट्यूमर होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के पार्ट को, वहाँ के बोन को, वहाँ के स्कल को हटाया जाता है। बोन को काट के वहाँ से हटा के निकाल लिया जाता है। उसके बाद में वहाँ से मतलब ट्यूमर के पार्ट्स को निकाल के फिर जो अपना जो अपने क्रेनियोटॉमी के तहत जो बोन के पार्ट्स को निकाला जाता है, फिर वहीं सेट कर दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ से फिर उसकी बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। अक्सर क्या होता है कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में रहता है, तो अगर किसी भी प्रकार की वहाँ सर्जरी होती है या शल्यक्रिया होती है तो उसके बाद में वहाँ इन्फ्लामेशन अगर है तो वहाँ पे आपके टिश्यू मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि उनका प्रवृत्ति ही रहता है कि इन्फ्लामेटरी ये ट्यूमर होते हैं। इन्फ्लामेशन बहुत तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि उसमें सूजन बहुत तेज़ी के साथ होता है। इसमें कभी कभी ऊतकों में द्रव्य की मात्रा भी, उसमें लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सूज जाता है, वो फूल जाता है वो ट्यूमर। ठीक है। अब इसमें अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके क्या क्या होम्योपैथी के रेमेडीज हैं, जिसमें देने के बाद में काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे भी इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, इसलिए पेशेंट को मतलब कीमो रेडियो भी अगर अकॉर्डिंग टू फिजिशियन या अकॉर्डिंग टू सर्जन अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें कैलकेरिया कार्ब 200 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है ब्रेन ट्यूमर की, जिसको देने के बाद में ये मतलब काफ़ी हद तक उसको सही ही होना है। कैलकेरिया फ्लोर 200 है। अगर किसी को कंट्यूजन या ब्रेन में चोट लगने की वजह से या गुम चोट लगने की वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन के फॉर्मेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर ट्यूमर में चेंज होती हैं तो वहाँ पे आपका कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरी मेडिसिन है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम इज़ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन इन द ब्रेन ट्यूमर। ऐसी कंडीशन में जब उसको मतलब मिर्गी जैसे दौरे आते हों या एपिलेप्सी जैसे अटैक्स आते हों, ऐसी कंडीशन में मुंह से झाग वगैरह निकलता हो, तो उसमें काफ़ी ऐसी कंडीशन में क्यूप्रम मेटेलिकम दिया जाता है, प्लम्बम मेटेलिकम दिया जाता है। और चौथी मेडिसिन है क्यूप्रम मेटेलिकम। इसमें क्यूप्रम मेटेलिकम भी दिया जाता है ऐसी कंडीशन में जब उसमें सीवियर आपकी एपिलेप्टिक अटैक्स सीवियर कंडीशन के हों, या जो मेडिसिनल के आपके लक्षण मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं तो उस पेशेंट को क्यूप्रम मेटेलिकम भी दिया जाता है। और चौथी मेडिसिन है सीरिनम उसको एक हायर पोटेंसी में दिया जाता है स्पेशली। और इसको हर ट्रीटमेंट को, ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के पहले, सबसे पहले सीरिनम का 1000 का एक खुराक देना चाहिए। उसके बाद में और कोई मेडिसिन 48 घंटे बाद देनी चाहिए। तो इसमें सीरिनम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी से मतलब इसी से ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। ये बोलिए आप कि अगर सीरिनम किसी भी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो सीरिनम 1 ml में दीजिए। उसके बाद में 48 घंटे बाद कोई मेडिकेशन उसको करिए होम्योपैथ का। और तीसरा सल्फर है, तो सल्फर इंटरकरेंट रेमेडी में दिया जाता है। इंटरकरेंट अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके मेडिसिन के पावर को बढ़ाने के लिए इंटरकरेंट रेमेडी दी जाती हैं, तो उसमें सल्फर को भी बीच में दिया जा सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 इज द ग्रेटेस्ट रेमेडी इन द ब्रेन ट्यूमर। और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स अगर ऐसी कंडीशन होती है, उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट ज़्यादा रहते हैं, उसके कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट रहता है, और उसको माइग्रेन संबंधी समस्याएं रहती हैं, वन साइडेड हेडेक होता है, तो ऐसी कंडीशन में थूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसका जो अब आगे चर्चा करते हैं, अगर किसी पेशेंट को है ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसकी क्या कंडीशन है, काफ़ी दिन तक लेने के बाद में ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर उसका ट्यूमर काफ़ी बड़ा है तो फिर उसमें ये मान के चलिए उसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई रहती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत ही जानलेवा किस्म का ट्यूमर है। अगर किसी को हो जाता है तो उनकी मृत्यु बहुत तेज़ी के साथ अपने गिरफ्त में लेती है। तो अगर किसी को इस टाइप के लक्षण मिल रहे हों तो किसी अच्छे फिजिशियन से सलाह लें। उसके बाद में क्या क्या उसके मतलब इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके बारे में चर्चा करिए। उसके बारे में उन्हीं के कंसल्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या मेडिकेशन करना है, कैसे कैसे क्या करना है, उसके अनुसार ही इस केस को काफ़ी रन करवाई, जिससे काफ़ी हद तक पेशेंट की स्थिति जब तक जिए तब तक सही रह सकता है। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे अपेक्षा यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। और मैं अपने स्तर से हर प्रकार के
मतलब जानकारी का इसमें उपयोग करता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।